नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान में एक और महत्वपूर्ण, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला चैप्टर 3 अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व। और आज उसका लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर नंबर 3 के साथ हमारी जो तैयारी है कलेक्टर बनने की, वो तैयारी चलती जा रही है। निरंतर हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन तैयारियों को बिल्कुल बहुत अच्छे से इनमें जुटे हुए होंगे और आपने जो सपना संजोया है वो सपना पूरा करेंगे। और उस दिन फिर आप हमें कॉल करेंगे लर्निंग शेयर टीम को और कहेंगे सर मैं आज कलेक्टर बन गया, मुझे बहुत बहुत बधाई हो। तो वो उस दिन का मुझे बहुत इंतजार है। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले वो जान लेते हैं। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व और इजराइल में समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व है वो दोनों क्या है वो समझेंगे। चलिए उससे पहले थोड़ा सा एक बार इंट्रोडक्शन देखते हैं, परिचय देखते हैं। बिंदास होकर के, मस्त होकर के पढ़िए, किसी बात की चिंता, किसी बात का प्रेशर आपको लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको लेक्चर 1 में एक बात ये कही थी कि लोकतंत्र को अगर आप एक शब्द में परिभाषित करना चाहे तो एक शब्द में परिभाषित कर सकते हैं, पर लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसको जितनी गहराई में आप जाते जाओगे, जाते ही जाओगे, आप डूब ही जाओगे उस गहराई में। जब उस समय मैंने आप लोगों को लोकतंत्र का सिर्फ विभाजन बताया था, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, फिर प्रतिनिधित्व, राष्ट्रपति, अध्यक्षतात्मक, संसदीय प्रणाली, अलग अलग प्रकार से। और जब हम लोग बहुत सी बार ये कहते हैं कि जब हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र जो है वो किसकी बात करता है? लोकतंत्र का पर्यायवाची क्या है? चुनाव। हमारे दिमाग में लोकतंत्र का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या आ जाते हैं? चुनाव आ जाते हैं, इलेक्शंस आ जाते हैं। तो अब ये जो चुनाव है, क्या ये चुनाव एक ही प्रकार से होते हैं क्या? मैंने वोट डाला और वो व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिल गया, वो जीत गया। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गया वो जीत गया। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जब कांग्रेस ने 400 से ज्यादा सीटें जीत ली थी 1984 के इलेक्शन में। ठीक है, 1984 के इलेक्शन में 80% सीटें जीती, पर उनको मतदान जो मिला वो 48% मिला, 48% वोट मिला। तो क्या सिर्फ और सिर्फ वही एक पद्धति है, क्या वही एक सिस्टम है जिसके द्वारा चुनाव करा करके हम क्या कर सकते हैं? हम हमारे प्रतिनिधित्व को चुन सकते हैं, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, या इसके अलावा भी और भी कोई विधियां हैं। तो समय के साथ लोकतंत्र इवॉल्व होता गया, लोकतंत्र में सुधार आते गए, बदलाव आते गए, और जो चुनाव की प्रक्रिया है वो चुनाव की प्रक्रिया और भी विस्तार होती गई और अलग अलग प्रकार के चुनाव हमें देखने को मिले। तो चलिए आज जानते हैं कौन कौन से कितने प्रकार के चुनाव होते हैं। सबसे पहला तो जो मैंने आपको बताया था, जो आगे वही जीते प्रणाली। जो आगे वही जीते, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए वो व्यक्ति जीत जाएगा। यहां पर बहुमत की जरूरत नहीं है। देखिए जब भी बात आती है बहुमत का अर्थ होता है कि जितना टोटल है उसका 50% से एक ज्यादा होना चाहिए। बहुमत का, मेजोरिटी का मतलब यही होता है कि 50% से एक ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर बहुमत की आवश्यकता नहीं है। यहां पे तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाएंगे वो जीत जाएगा। मान लीजिए टोटल 80 वोट डले, किसी को 15 मिले, उसके अलावा किसी को 12, किसी को 20, किसी को 21, तो 21 वाला जीत जाएगा। अब यहाँ पे बहुमत तो कितना है? 41 होना चाहिए, पर 21 वाला भी जीत गया। तो जो आगे है वही जीते प्रणाली। ठीक है, तो बहुमत की आवश्यकता यहां पर नहीं होती। परंतु अगर हम इस विधि का, इस प्रणाली को बहुत गौर से पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ये अन्याय कैसे हो रहा है? देखिए, हम क्या कहते हैं कि लोकतंत्र जो जनता की बात करता है, ठीक है भाई, जनता की व्यवस्था है। अब मुझे एक बात बताइए, जिन 20 लोगों ने इसको वोट करा था, क्या वो जनता नहीं है क्या? जिनने इनको वोट करा वो जनता नहीं है, जिन्होंने इनको वोट करा क्या वो जनता नहीं है क्या? सिर्फ ये 21 व्यक्ति ही जनता है क्या, जिन्होंने इसको वोट करा है? तो मतलब इनका वोट तो बेकार हो गया, इनका तो प्रतिनिधित्व आगे पहुंचा ही नहीं। तो ये तो गलत बात हो गई। तो इस सिस्टम के सुधार के लिए और दूसरे सिस्टम लेकर के आए गए, जिसमें एक सिस्टम है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। अब इस समानुपातिक प्रतिनिधित्व में भी दो प्रकार के हैं। ठीक है, एक है एकल संक्रमणीय मत। एकल संक्रमणीय मत, या जिसे हम लोग कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, एसटीवी से कहा जाता है। और दूसरा है पार्टी सूची के नाम से। किस नाम से है? पार्टी सूची के नाम से। ये एकल संक्रमणीय मत और पार्टी सूची क्या होता है ये हम आज पढ़ेंगे। आज भारत में एकल संक्रमणीय मत भी इस्तेमाल होता है और इजराइल में जो है वो पार्टी सूची है वो भी जानेंगे। तो 1, 2 और 3 प्रकार की चुनाव व्यवस्था हो गई। इसके अलावा 2 और है, ठीक है, जो कि ना तो आपकी किताब में दे रखा है और ना आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, एक जो है वो है बहुसंख्यक
बहुसंख्यक मत या द्वितीय बैलेट, इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसमें बताता हूं क्या होता है, ज्यादा इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। इसमें ये कहा जाता है, जैसे कि ये फ्रांस में यूज करा जाता है, इसमें क्या करा गया कि भाई बहुमत होना चाहिए। बहुमत का होता है, जैसे मान लीजिए 4 कैंडिडेट खड़े हुए, ए बी सी और डी, इसको 40 वोट मिले, इसको 10 वोट मिले, इसको 20 वोट मिले और इसको 30 वोट मिले, ओके ये हो गया। पर यहां पे कहा गया कि बहुमत ही आना चाहिए, मेजोरिटेरियन सिस्टम इसको कहा जाता है, बहुमत ही आना चाहिए। पर बहुमत तो किसी को नहीं मिला, 100 का बहुमत कितना, 51, तो किसी ना किसी को तो 51 वोट मिलने चाहिए, पर 51 किसी को नहीं मिले। तो अब क्या होगा, वापस से चुनाव होगा। पर वापस से जब चुनाव होगा तो जो दो सबसे ज्यादा है उनको ही रखा जाएगा। अब ए और डी ही कंपटीशन में बी और सी को बाहर कर दिया गया। द्वितीय बैलेट का मतलब है सेकंड टाइम बैलेट पेपर आ रहा है, दूसरी बार चुनाव कराया जा रहा है। अब जनता फिर से वोट करेगी। अब दो में से तो किसी ना किसी को तो 50% मिलेगा यार, ओके किसी ना किसी को तो मिलेगा ही, या तो इसको मिल जाएगा 51 तो इसको 49, या इसको 49 तो इसको 51, किसी ना किसी को तो एक को तो 50 से ज्यादा मिलेगा ही। और अब ऐसा मत कहना कि सर 50-50 हो गए तो क्या करेंगे, ऐसा बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है, और एक दो की तरफ तो झुकाव होगा ही होगा कि हाँ भाई हम इसको ज्यादा चाहते हैं। तो ये क्या है, ये फ्रांस में ऐसी व्यवस्था इस्तेमाल करी जाती है जिससे कि क्या हो, ये यहाँ के जो डीमेरिट्स है वो दूर हो जाए। फिर एक है मिश्रित नंबर वाली, जो कि जर्मनी न्यूजीलैंड में इस्तेमाल करी जाती है, मिश्रित मतदान। इस पर अभी अपन लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब मुझे आप लोग ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये जो सभी प्रकार के 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 और 3, इनके बारे में तो आप यहां पे पढ़ रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि इन पांचों के ऊपर एक स्पेशल धमाकेदार वीडियो बनना चाहिए कि नहीं सर ये जितने भी चुनाव के प्रकार इन पे सब पे एक एक वीडियो बनाइए, अलग अलग बनाइए, जो आगे हैं वही जीते, वो किस प्रकार से होता है, उसकी अच्छाइयां क्या है, उसकी बुराइयां क्या है। इस पे एकल संक्रमणीय मत पर एक बनाइए, पार्टी सूची पर एक बनाइए, बहुसंख्यक मत पर, मिश्रित मतों पर, इन सब पर आप एक एक स्पेशल वीडियो बनाइए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो अगर अभी भी नहीं ना, जब मार्च अप्रैल मई में भी फ्री रहेंगे ना, तब ऐसे स्पेशल वीडियोस बनाकर आप लोगों के लिए जरूर डालेंगे। पर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, फिर जो मैं नोट कर लूंगा कि मुझे बच्चों के लिए वीडियो बनाने। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि चुनावों के भी जो है अलग अलग प्रकार है, एक ही प्रकार नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग अब चर्चा करते हैं जो भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व है वो क्या है। भारत में क्या है कि एकल संक्रमणीय मत इस्तेमाल होता है। ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व का चुनाव कहां कहां काम आता है भारत में, यह आता है राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में, और जो राज्यों की विधान परिषद के चुनाव में। जिन 6 राज्यों में विधान परिषद है उन विधान परिषदों के चुनाव। तो हम लोग क्या, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्यों की जो विधान परिषद है उनके चुनाव में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व का इस्तेमाल करते हैं। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व में हम लोग कौन सी प्रणाली अपना रहे हैं, हम अपना रहे हैं एकल संक्रमणीय मत, या जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, या जिसे क्या कहा जाता है, एसटीवी कहा जाता है। ओके, अब ये एकल संक्रमणीय मत है क्या, इसको अपन को समझना है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन लोग राष्ट्रपति का ही चुनाव का उदाहरण ले लेते हैं। अब राष्ट्रपति के चुनाव में 3 व्यक्ति खड़े हुए, ए बी और सी, ये 3 व्यक्ति खड़े हुए, और जो भी मान लीजिए टोटल में ये कह लेता हूं 1000 लोग वोट देने वाले। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, इसके स्पेशल वीडियोस हैं अपने पास चैनल पर, ठीक, वो देखिए अगर आपने नहीं देखे, और आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि किस प्रकार से राष्ट्रपति चुना जाता है, किस प्रकार से उपराष्ट्रपति चुना जाता है, ठीक है। जैसे कि 1000 वोट है, अब यहाँ पे डायरेक्ट वोट नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनको बैलेट दिया जाता है। बैलेट मतलब एक तरीके से पेपर दिया जाएगा, उस पेपर पर नाम लिखा हुआ होगा ए बी और सी। जो वोटर्स है, वोटर्स कौन होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, सांसद और विधायक वोटर्स होते हैं, तो उनको क्या कर दिया गया, ये बैलेट पेपर दे दिया गया। अब बैलेट पेपर देने के बाद उनको कहा जाएगा कि आप प्राथमिकताएं डालिए। प्राथमिकताओं में क्या है कि भाई मैं चाहता हूं कि बी राष्ट्रपति बने, अगर बी ना बने तो ए राष्ट्रपति बने, और अगर ए भी ना बन पाए तो फिर क्या हो, सी राष्ट्रपति बनना चाहिए, मतलब मैं तीसरे नंबर पे सी को रखता हूं। अब ऐसे ही फिर किसी दूसरे व्यक्ति को दिया होगा, उसमें भी ए बी सी लिखा हुआ होगा,
वो चाहता है कि अगर सबसे पहले राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो किसको मिले, सी को मिले, और फिर नहीं तो ए को मिले, और सबसे आखिरी में मैं चाहता हूं बी बन जाए, फिर दोनों ही नहीं बन रहे तो बी बन जाए। फिर और किसी व्यक्ति को दिया तो उसने क्या करा, उसने बोला नहीं नहीं भैया बी फर्स्ट पे ही होना चाहिए, बी सबसे बढ़िया व्यक्ति है, सबसे अच्छा व्यक्ति, बी फर्स्ट पे। बी के बाद ए ठीक ठाक है और सी तो सबसे बेकार है, तो सी तीसरे नंबर पे रखता हूं। यहां पर ये लोग क्या है, प्राथमिकताएं दे रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे मान लीजिए 3 कैंडिडेट खड़े हुए, 3 कैंडिडेट खड़े हुए, 3 पेटी रखेगा चुनाव आयोग। क्या करेगा, 3 पेटियां रखेगा। अब 3 पेटियों में से यहां पर ये जरूरी है कि अगर किसी भी को भी राष्ट्रपति का चुनाव जीतना है तो उसको टोटल वोट का बहुमत होना ही होना चाहिए। और अब टोटल वोट कितने हैं, 1000, तो 501 वोट तो उसके समर्थन में आने ही आने चाहिए। यहां पर वो नहीं है कि जो जीत सबसे आगे है वो जीत गया, ऐसा नहीं। अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये ए की पेटी, ये बी की पेटी, ये सी की पेटी। अब इनमें से सबसे पहले ये देखेंगे कि ए को पहले नंबर पे किस किसने रखा है, तो ए को पहले नंबर पर किसी ने नहीं रखा ओके, तो अगर जिसको ए को पहले नंबर पे रखा है तो वो इसमें चला जाएगा। बी को पहले नंबर पे किसने रखा है, इसने रखा है। सी को इसने। जिन जिन पर्चियों पे ये लिखा हुआ है कि एक राष्ट्रपति बनना चाहिए, पहले नंबर पे नाम लिखा हुआ है वो ए की पेटी में चला जाएगा। जिन्होंने लिखा है बी पहले नंबर पे वो बी की पेटी में चला जाएगा। जिन्होंने लिखा हुआ सी पहले नंबर पे वो सी की पेटी में चला जाएगा। तो टोटल जो 1000 पर्चियां थी वो चली गई, तीनों में बट गई। अब उसके बाद होती है काउंटिंग। अगर काउंटिंग में मान लीजिए ए को टोटल 510 वोट मिल गए, मतलब वो 500 को आंकड़ों को क्रॉस कर गया, वो राष्ट्रपति बन गया। पर ऐसा मान लीजिए नहीं मिले, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि नहीं मिले, तो फिर हम लोग क्या देखते हैं कि भाई इसको मिले 400 वोट, इसको मिले 250 वोट और इसको मिले 350 वोट। ओके, इसको 400, उसको 350, इसको 250। तो अब क्या करा जाएगा, वापस से वोट कराएंगे, नहीं, तो ये क्या करे जाएंगे, इसको बाहर कर दिया जाएगा, बी को कर दिया जाएगा बाहर। अब बी की पर्चियां जो 250 पर्चियां ना वो वापस निकालेंगे। अब उसमें देखेंगे कि ए को सेकंड नंबर पे किसने रखा है। जिन जिनने ए को सेकंड नंबर पे रखा है वो ए की पर्ची में चला जाएगा, ए की पेटी में चला जाएगा, और जिन्होंने सी को सेकंड नंबर पे रखा है वो सी की पेटी में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पे तो उन लोगों ने बी को रखा ही है। अब इन बी में से जो पर्चियां निकली है उसमें देखा जाएगा किस किसने सेकंड पर ए को रखा है वो ए की पेटी में, किस किसने सी को सेकंड पे रखा है वो सी की पेटी में। अब जैसे मान लीजिए इन 250 वोट्स में से ऐसा हुआ कि 200 वोट ऐसे थे जिन्होंने सी को क्या कर दिया, सेकंड पे रखा है, और ए को 50 ही लोग ऐसे थे जिन्होंने सेकंड पे रखा है। तो अब यहां पर इसका टोटल 450 और उसका टोटल, ओके, तो इसके क्या है 450 और इसके कितने हैं 550, और बहुमत यहां पर चाहिए, बहुमत कितना है 501, तो राष्ट्रपति कौन बन गया, सी बन गया। ठीक है, तो राष्ट्रपति कौन बन गया, सी बन गया। तो यहां पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व में यही है कि इस प्रकार से प्राथमिकता दी जाएगी। एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय, संक्रमण का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर हो सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई उसको ये बीमारी है तो मैं कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है कि उससे वो बीमारी मुझ में भी फैल सकती है। तो जो इसके वोट थे ना वो हमने क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। तो इसको क्या कहा जाता है, एकल संक्रमणीय मत कहा जाता है। भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की यही व्यवस्था अपनाई जाती है, और इस व्यवस्था को ज्यादा भारत के संविधान निर्माताओं ने सिंपल और आसान समझा, इसलिए उन्होंने इस व्यवस्था को भारत के संविधान में डाला, और ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों के चुनाव में इसका इस्तेमाल होता है। ओके, सबसे बेहतरीन व्यवस्थाओं में से एक है। ठीक है, अब आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये व्यवस्था आपको समझ में आई या नहीं आई। अब जानेंगे इजराइल में समानुपातिक प्रतिनिधित्व। इजराइल थोड़ा सा एक अलग सिस्टम अपनाता है। इजराइल अपनाता है पार्टी सूची वाला समानुपातिक प्रतिनिधित्व। अब जो इजराइल का वहां का जो संसद है, ठीक है, उसको कहा जाता है नीसेट। क्या कहा जाता है, नीसेट। उसमें टोटल 120 सीटें, जैसे हमारे लोकसभा में 545 है ना, वहां पे टोटल 120 सीट है। हम लोगों ने क्या करा कि जो आगे वही जीते, उसमें क्या करा कि पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया। इन लोगों ने पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं बांटा, उन्होंने पूरे देश को एक ही माना कि भाई पूरा देश क्या है, एक है, और 120 सीटें क्रिएट करी गई। अब जैसे मैं ये मानता हूं कि भाई 4 पार्टियां हैं, ठीक है, एक पार्टी जैसे मान लीजिए निखिल सर की पार्टी, ठीक है, दूसरी मान लीजिए एक राहुल सर की पार्टी, ओके, फिर एक मान लीजिए मोनू सर की पार्टी, और एक फिर मान लीजिए आप मेरी मान लीजिए, चलिए ठीक है, मेरी पार्टी, मनीष सर की पार्टी। ये 4 पार्टियां वहां पर, ठीक है। हमारी ये 4 पार्टियों के नाम है, निखिल सर की पार्टी, राहुल सर की पार्टी, मोनू सर की पार्टी और मनीष सर की पार्टी। ये 4 राजनीतिक दल वहां पर है।
अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमें पता है कि हाँ भाई चुनाव आ रहे हैं और यहाँ पर हर 4 साल में चुनाव होते हैं, 5 साल में नहीं हर 4 साल में चुनाव होंगे। तो अब निखिल सर क्या करेंगे, अपनी एक लिस्ट जारी करेंगे, उसमें 120 कैंडिडेट्स के नाम होंगे, ठीक है। वहां पे प्राथमिकता की सूची जारी करी जाती है कि अगर हम लोग जीते तो हमें शुरुआत के हिसाब से ये कैंडिडेट चलते जाएंगे। राहुल सर ने भी अपनी एक लिस्ट जारी करी, ठीक है, मोनू सर ने भी एक लिस्ट जारी करी और मैंने भी अपनी पार्टी की एक लिस्ट जारी कर दी। तो यहां पे क्या है, सभी पार्टियों ने क्या अपनी एक सूची जारी कर दी। अब लोगों को क्या कहा जाएगा कि आप करिए वोटिंग। लोग क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। अब वोटिंग जब करेंगे ना तो वो किसी कैंडिडेट को नहीं जानते, वो पार्टी के नाम की वोटिंग करेंगे, ठीक है। पूरे देश में वोटिंग होगी और फिर कोई बटन दबाएगा, निखिल सर की पार्टी को जीतना चाहिए, कोई कहता है राहुल सर की पार्टी, कोई कहता है मोनू सर की पार्टी, कोई कहता है मनीष सर की पार्टी, पार्टियों को वोट मिले। अब जैसे हम मान करके चलते हैं कि निखिल सर की जो पार्टी उसको वोट मिले 30%, कितने 30% वोट उसको मिले। राहुल सर की जो पार्टी है उसको मिले 40% वोट, ठीक है, कितने हो गए 70%। और मान लीजिए मोनू सर की जो पार्टी उसको भी 15% और मेरी पार्टी को भी 15%। जितने भी वोट आए उसका 30% निखिल सर को, 40% राहुल सर को, 15% मोनू सर को, 15% ही मुझे। इस प्रकार से क्या हुआ, वोटिंग हुई। अब क्या होगा, यहां पर ऐसा नहीं है कि राहुल सर की पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले तो राहुल सर की पार्टी सरकार बना ले, ऐसा नहीं है। वहां पर क्या होगा कि अब 30% निखिल सर की पार्टी को मिले तो 120 का आप 30% निकालिए, 120 का आप 30% जब निकालेंगे तो 36, तो यहां पे 36 सीटें टोटल, जितना आपको वोट मिले उतनी परसेंट आपको सीटें कहां पे मिलेगी, नी सेट, वहां की लोकसभा में मिलेगी। तो 36 सीटें किसको मिल गई, निखिल सर की पार्टी को मिल गई। 36 सीटों का मतलब यह हो गया कि क्या हुआ कि जो स्टार्टिंग के 36 कैंडिडेट है जिनका नाम 36 तक लिखा हुआ था, वो 36 के 36 कहां चले गए, नी सेट में चले गए। ओके, वो कहां चले गए, नी सेट में चले गए। अब राहुल सर की पार्टी को कितना मिला है, 120 का 40%, तो इनको कितनी सीटें मिली, 48। तो जो स्टार्टिंग के 48 कैंडिडेट्स का नाम था वो कहां चले गए, नी सेट में चले गए। अब मोनू सर की पार्टी 15%, तो 15% का मतलब है 18। तो 18 जो स्टार्टिंग के कैंडिडेट के जो नाम जारी करे गए थे कि ये 18 हमारे पहले हैं, वो जीत करके चले गए और मेरे वाले भी 18 जीत करके चले गए। पर सरकार अभी किसी की भी नहीं बनी। सरकार बनाने के लिए आपको बहुमत चाहिए और 120 का आधा होता है 60 और बहुमत एक ज्यादा इसलिए 61 कैंडिडेट एक पार्टी के होने चाहिए, तभी सरकार बनेगी, तभी सरकार बनेगी। पर यहां पर क्या हुआ, निखिल सर के पास 36 कैंडिडेट हैं, राहुल सर के पास 48 कैंडिडेट हैं, मेरे पास मोनू सर के पास 18 और मेरे पास भी 18। अब क्या हुआ कि यहां पर अगर हमें सरकार बनानी है तो सरकार बनाने के लिए 61 कैंडिडेट चाहिए। अब 61 में से अब किसी के नहीं लग रहा आपको सरकार बनाने के लिए, तो फिर क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कि निखिल सर और राहुल सर ने क्या कर लिया, गठबंधन कर लिया। अब गठबंधन करने का मतलब ये हुआ 48 और 36 आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, टोटल 84 सीट्स, 84 61। तो मतलब अब ये दोनों क्या कर लेंगे, अपनी मिलाकर के सरकार बना लेंगे। तो इजराइल में एक इस प्रकार की व्यवस्था काम करती है, वहां पर पार्टी की सूची जारी करी जाती है कि अगर हमें 10 सीटें मिली तो ये हमारा टॉप 10 है। एक भाई जिस प्रकार से जीतते जाएंगे उस प्रकार के नाम लिखे जाते हैं। सबसे जो बड़ा नेता होगा उसका पहले नंबर पे नाम, फिर दूसरे का दूसरे पे, तीसरे का तीसरे पर, ऐसे 120 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर 120 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी जाएगी, ठीक है। और फिर वो एक एक को, जैसे यहाँ पे जब सर को कितने, निखिल सर को 30% वोट मिले, मतलब 36 कैंडिडेट उनके जीत करके जाएंगे, तो 36 जो टॉप 36 नाम लिखे होते हैं वही जाएंगे। ऐसा नहीं है फिर उनमें से किसी को भेज दिया जाए, नहीं, ये चीटिंग हो जाएगी। टॉप 36 जो है वही। राहुल सर को 40% वोट मिले, मतलब 48 सीटें जीत करके जाएंगे, तो 48 जो टॉप है वो, ठीक है। मोनू सर को मुझे 15% वोट मिले तो वो 18 सीटें जो है वो टॉप 18 जो लीडर्स हैं वो वहां पे सेट में जाकर के बैठ जाएंगे। इस सिस्टम की अच्छी बात तो ये है बच्चों कि यहां पर क्या है कि जिन्होंने पार्टी को वोट करा उनका सबका प्रतिनिधित्व, 40% लोगों ने जिन्होंने वोट करा उनको भी वहां पे प्रतिनिधित्व सीट मिल रही है और जिन्होंने 15% करा उनको भी मिल रहा है। हमारे देश में क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए किसी को कितने कम वोट मिले फिर भी वो जीत गया, पर अब जैसे मान लीजिए कोई पार्टी है, जैसे कि समाजवादी पार्टी हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई, या और कोई छोटी मोटी जो पार्टियां होती है, वैसे बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल है बेटा, वो छोटी मोटी पार्टी नहीं है, वो राष्ट्रीय दल है। और भी आगे कोई छोटी मोटी पार्टी, उनको जितने वाले 5% वोट मिले हार गए। मतलब वोट, मतलब जो जनता उनको चाहती है उनका तो कुछ ही नहीं हुआ। फिर
उनका तो कुछ ही नहीं हुआ। पर यहाँ पे तो जिन्होंने वोट करा सबको अपने अपने हिसाब से सीटें मिली है। पर इजराइल में एक नियम ये भी है कि कम से कम 3.25% वोट तो उस पार्टी को मिलने ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1% वोट मिल गया तो 1 सीट ले जाओगे, नहीं, 3.25% तो मिलना ही मिलना चाहिए। 3.25% तो उस पार्टी के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर तो हमने सबको देखा, निखिल सर की पार्टी को 30%, राहुल सर 40%, मोनू सर 15% और मेरे 15%। तो हम इस प्रकार से सीटें जीत गए। इस सिस्टम की अच्छाई मैंने आपको ये बताई कि सबको प्रतिनिधित्व मिल रहा है। इस सिस्टम की जो बुराई है ना बच्चों, वो बुराई ये है कि यहाँ पे सरकार स्थिर नहीं बन पाती। यहाँ पे सरकार स्थिर नहीं, किसी भी पार्टी को 51% सीटें नहीं मिल पाती है। किसी भी पार्टी को 51% वोट नहीं मिल पाते हैं। अब नहीं मिल पाते हैं तो वो लोग क्या है, गठबंधन की सरकार बनाते हैं। और गठबंधन की सरकार में जैसे मान लीजिए कभी भी इन दोनों पार्टियों में झगड़ा हो जाता है तो ये दोनों अलग, फिर वहां पर सरकार गिर जाएगी, फिर नई सरकार बनाने की कोशिश होगी। तो वहां पर एक सबसे जो बड़ा डिफॉल्ट है या डीमेरिट है सिस्टम का, वो है अस्थिरता। वहां पर अस्थिरता रहती है। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व में 2 प्रकार के सिस्टम चलते हैं। एक है एकल संक्रमणीय मत जो कि भारत अपनाता है, और दूसरा है समानुपातिक प्रतिनिधित्व जो कि इजराइल अपनाता है। अगर इजराइल के सिस्टम की हम चर्चा करें तो इजराइल की वैसे व्यवस्था बहुत अच्छी है, पर स्थिरता के लिए इनको कुछ सुधार करना चाहिए, स्थिरता बनाई रहनी चाहिए। क्योंकि अगर सरकार में स्टेबिलिटी नहीं होगी, स्थिरता नहीं होगी, तो फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है कि वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहां पर नहीं है। ओके, तो ये इजराइल की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था मैंने आप लोगों को पूरी समझा दी। इजराइल में चुनावों के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है। वहां विधायिका नीसेट के चुनाव प्रत्येक 4 वर्ष पर होते हैं। ये मैंने वहां की तस्वीर आपको दिखाई है। प्रत्येक पार्टी अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है, लेकिन मतदाता प्रत्याशियों को नहीं वरन पार्टियों को वोट देते हैं। तो मैंने क्या कहा कि एक एक सूची जारी करेगी कि भाई ये हमारे 120 कैंडिडेट, ये हमारे 120 कैंडिडेट, ये हमारे 120 कैंडिडेट, सूची जारी कर दी। अब लोगों ने कैंडिडेट्स को वोट नहीं दिया। हम लोग तो कैंडिडेट को वोट देते हैं, उन्होंने कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, जानते नहीं कौन कैंडिडेट है, ठीक है। और उन्होंने वोट किसको करा है, पार्टी को वोट करा है। प्रत्येक पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात में विधायिका में सीटें मिलती है। तो जितने वोट आपको मिले हैं उतनी सीटें आपको विधायिका में मिल जाएगी। इससे सीमित जनाधार वाली छोटी पार्टियों को विधायिका में कुछ प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो जो सीमित जनाधार वाली पार्टियां हैं, जिनको कि कम ही लोग जानते, कम ही पब्लिक उनके पीछे है, उनको भी विधायिका में क्या है, कुछ ना कुछ प्रतिनिधित्व, कुछ ना कुछ सीटें मिल जाती है। बस शर्त इतनी सी है कि 3.25% वो वोट आपको मिलने ही चाहिए। इससे प्राय बहुदलीय गठबंधन सरकार बनती है। तो इससे क्या है, ज्यादा दलों के 2-3 पार्टियों को मिलाकर के क्या है, सरकार का गठबंधन होता है। ओके, तो आज हम यही जानेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में राज्यसभा की जो चुनाव है हम उस पर भी चर्चा करेंगे, और उसके अलावा जो जीते वही आगे, जो आगे वही जीते, और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की दोनों की तुलना भी हम लोग करेंगे। और यह भी जानेंगे कि भारत ने पहले ही वाली व्यवस्था को क्यों अपनाया, समानुपातिक प्रतिनिधित्व को लोकसभा के लिए और राज्यों की विधानसभाओं के लिए क्यों नहीं अपनाया। ओके, ये आज दोनों टॉपिक्स थोड़े इंटरेस्टिंग थे, थोड़े हट करके थे, इसलिए ये लेक्चर आज छोटा ही रहेगा, ज्यादा बड़ा इस लेक्चर को नहीं करेंगे, नहीं तो आपके दिमाग में कुछ समझ में नहीं आएगा। अब आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आपको समानुपातिक प्रतिनिधित्व समझ में आया या नहीं आया। ये भी बताइएगा कौन सा सिस्टम बेटर है, ठीक है, समानुपातिक बेटर है या जो आगे वही जीते वो वाला बेटर है। और ये भी बताइएगा कि भारत में जो समानुपातिक है वो ज्यादा बेहतर है या इजराइल वाला ज्यादा बेहतर है। इन सारे सवालों के जवाब मैं आज आप पर छोड़ता हूं। आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही से लिख करके मुझे बताइएगा, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।